नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय प्रजापति आपके लिए लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं ये आपकी 12th क्लास से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपको पता है कि इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक बार से फिर से इन चीज़ों को मैं आपको रिकॉल करे दे रहा हूँ कि जो बेसिकली आपकी 12th केमिस्ट्री है इसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट वन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आपकी रहेगी इनऑर्गेनिक, और तीसरी जो आपका पोर्शन रहने वाला है वो क्या का रहेगा, ऑर्गेनिक का पोर्शन रहने वाला है। अब ये जो 3 पोर्शंस हैं इनमें एक एक करके हम इन तीनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल जो वाला पोर्शन है इसको कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना जो सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट वो कवर हो चुका है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है मैं वो आपको एक लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है जो आपको दिख रहा होगा कि वैद्युत अपघट्य के रूप में है, तो वैद्युत अपघट्य या जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, वैद्युत अपघट्य से ये चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आ रही हैं क्योंकि जो चाल चलन की अब लैंग्वेज है वो हिंदी तो है ही, साथ ही साथ में हम लोग इंग्लिश का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सुनने को मिलता है कंपैरिजन टू वैद्युत। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा तो उसी का एक टर्म जो है वो है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो आपको इजीली वे में समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड होने वाला है, और केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री ही ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। यहाँ पे आपको रसायन से भी आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे या केमिस्ट्री से, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें हम केमिस्ट्री के जो सब्सटेंसेस हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी को उन सब्सटेंसेस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे या सप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब वो तो हमें जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या है। समरी के रूप में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको 10th लेवल का भी पढ़ाया जाएगा, और जैसे ही आप 10th लेवल की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी तो फिर हम 12th लेवल पे पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आपको छत पर चढ़ना है तो भाई जीनों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि एक बार में आप डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मार जाएंगे। आपको 1 बाय 1 करके जब पहुँचना होगा तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जब आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में जो वैद्युत रसायन है या जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार है क्या, या हम जो साइंस है हमारी या जो हमारी केमिस्ट्री है इसकी किस ब्रांचेस में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर मैं डेफिनेशन की आपसे कहूं तो आप सीधा कहेंगे कि सर रसायन विज्ञान की वह शाखा, मतलब केमिस्ट्री की एक ब्रांच है बेसिकली। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग, ध्यान सुनना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत से हमें क्या करना है, वैद्युत ऊर्जा, या अक्सर आपको इसकी जगह पे ये वाला टर्म देखने को मिलेगा विद्युत ऊर्जा, तो आपको घबराना नहीं है। तो सीधा हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। अब ये जो आपकी विद्युत ऊर्जा है इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, रासायनिक ऊर्जा में। जो रसायन है वहाँ रसायन से आपको क्या लेना है, रासायनिक ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब बात ये आती है कि जनरल लैंग्वेज में इसको कनेक्टेड कैसे किया जाए। तो कनेक्टेड करने का एक ही तरीका है कि इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझें, और जब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा सुटेबल हो जाएंगे। तो अब विद्युत ऊर्जा या फिर कोई एक ऐसा सोर्स हमें देखना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती हो, तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो एक बैटरी है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है भैया, बैटरी है अभी, लेकिन बैटरी में जो ऊर्जा है वो क्या विद्युत ऊर्जा है? आप कहेंगे मेरे को क्या पता। तो मैं आपको बता दूं भाई, उसमें जो ऊर्जा है वो है तो ऊर्जा, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी है। अब इस एनर्जी को हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा में, और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके घरों में जो लाइट आ रही है, ऑब्वियसली बात है कहाँ से आ रही है, तो आप कहेंगे सर जी पावर प्लांट से आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ तो जनरेटर से आ रही है। तो भाई अच्छी बात है, आपके यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो पावर प्लांट है वहाँ से आई, ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घरों में सप्लाई हो रही है। अब उस विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझिएगा।
घरों में जो बैटरियां रहती हैं या फ़ोन की जो बैटरी है उसको हमें चार्ज करना है। फ़ोन की जो बैटरी वो कौन सी ऊर्जा प्रोड्यूस करेगी? रासायनिक ऊर्जा प्रोड्यूस, क्योंकि उसके अंदर है रसायन है बहुत सारे जिनके थ्रू ये करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत ऊर्जा को उस बैटरी में, पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम कहाँ पर, बैटरी में एंटर कराएंगे, प्रवेश कराएंगे, और प्रवेश कराने के बाद, एंटर कराने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, चार्ज। और जैसे ही हम इसको भाई चार्ज करते हैं तो ये जो हमारी बैटरी रहने वाली है चार्जेबल हो जाएगी, और हम बोल सकते हैं कि हमने विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, रासायनिक ऊर्जा में। अब आपके पास घर में इन्वर्टर भी होगा, ऑब्वियसली बात है, लगभग सभी के घर में लगे होते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से आप समझ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन से, तो मैं तो आपको बता दूं कि उसमें शीशा रहता है, शीशा मतलब लेड रहता है, लेड की प्लेट रहती है, लेड ऑक्साइड की प्लेट रहती है, H2SO4 का सॉल्यूशन रहता है। लेकिन अभी उसको हम नहीं बताते क्योंकि मैं बताऊंगा फिर ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको छोड़ो। अभी ये इतना समझो सिर्फ इन्वर्टर होता है, तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, और उन रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, ध्यान सुनना, उन रासायनिक पदार्थों के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हम इससे क्या गेन कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से हम अपने पंखे चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, कैमरा चला सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो रासायनिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, विद्युत ऊर्जा में। तो बेसिकली सिर्फ एक ही लाइन में हम इस बात को खत्म कर सकते थे, लेकिन जब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं तो चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर पहुंचनी चाहिए कि एक बार पढ़ने के बाद आपको लगभग 90 to 100% चीजें याद हो जाए। तो सीधा क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। इतनी बातें चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अब मैं अगर आपसे कहूं कि जब हमको सब्सटेंसेस को, पदार्थों को या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है तो किसी न किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो आप कहेंगे हाँ सर, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, उसको परिवहन कहते हैं। लेकिन भाई वो परिवहन ठीक है, पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सी अलग रहने वाली हैं। तो अगर मैं कहूँ सब्सटेंसेस को एक जगह से हमें कहाँ ले जाना है, दूसरी जगह ले जाना, मतलब पॉइंट ए से हमें कहाँ ले जाना है, पॉइंट बी। अब जब ए से बी के लिए या ए से बी की ओर ले जाना है तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और उनमें अगर मैं आपसे कहूं तो दो आपके महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं, क्योंकि हम विद्युत के बारे में भी पढ़ना है और रसायन के बारे में भी पढ़ना है। अब जब विद्युत के बारे में पढ़ना है या सब्सटेंसेस के बारे में, तो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जो दूसरा रहने वाला है उसमें हमें आवश्यकता पड़ने वाली है आयन की, जिसको हम क्या कह देंगे, आयंस। और यहां पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब हमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, आयंस की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो क्या किया जाए कि इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए? तो कुछ ना कुछ तो आवश्यकता होगी। तो उसके लिए फिर हम पढ़ेंगे कुछ पदार्थों को, और जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम पढ़ेंगे पदार्थों को, तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। और यही अगर हम पढ़ रहे हैं आयंस के लिए, तो आयंस के लिए जो पदार्थ रहेंगे उनको हम क्या कह देंगे, तो उनको कहेंगे विद्युत अपघट्य। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा कि सर विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं या चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसको भी समझते हैं। चालक तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा जैसे कुछ चल रहा हो, तो चलना ही है, लेकिन किसको चलना है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये किन में चलेंगे? तो चालक पदार्थ हम सीधा सीधा उन्हें कह सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो है वो कैसे हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। अब आप कहोगे सर हमने तो इसकी डेफिनेशन कुछ और पढ़ी थी, तो मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कि चालक पदार्थ की जगह हो सकता है आपने ये पढ़ा हो कि भाई सुचालक, या आपने कंडक्टर पढ़ा हो।
तो सुचालक या चालक बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम वही कहेंगे कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है या जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से प्रवाह। आप कहेंगे सर ये दोनों चीजें कैसे हैं? तो देखो भाई, जो विद्युत धारा है, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, विद्युत धारा की, तो अगर आप विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह ही किसके माध्यम से होगा? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होगा। मतलब बिना इलेक्ट्रॉन्स के कुछ ना होने वाला है। तो आप ऐसा कह दीजिए कि भाई जब आप जा रहे हैं, आपको जाना है, तो आपके बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जाना तो इलेक्ट्रॉन्स को है, चाहे किसी के थ्रू भेजो। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो किसके साथ चलेगा? विद्युत धारा के साथ चलेगा, बिना इसके ना जाने वाला है। तो सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर हमने तो एक चीज़ और पढ़ी थी। अब आपका क्या है, आप तो पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो एक वर्ड और आ जाता है, सुचालक या चालक की जगह आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था कुचालक। ये कौन सा वर्ड है? तो कु का मतलब आप बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कु का मतलब होता है बुरा। कु का मतलब क्या होता है? बुरा। अब जब कु मतलब होता है बुरा या बेकार या कुछ ऐसी चीज जो नहीं होने वाली है, तो सीधा कहेंगे कि जिनमें, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, जिनमें इलेक्ट्रॉन या फिर किसका, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जिसका प्रवाह कैसे नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं क्या कह रहा हूं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से नहीं होने वाला, उन्हें हम क्या कह देंगे? कुचालक कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, सूखी लकड़ी लेके, कौन सी लकड़ी? सूखी। आप कहेंगे सर मैं तो गीली। अरे भाई मैं भी आप ही जैसा हूं कुछ, तो गीली नहीं कहना है, सूखी लकड़ी आपको ज्यादा सूटेबल रहने वाली है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि ना हो गई? अब हम आपसे कहें कि आयन के लिए जो हमने एक पदार्थ लिया है वो क्या लिया है, तो आप कहोगे सर हमने जो पदार्थ लिया है वो क्या लिया है? आयन के लिए लिया है विद्युत अपघट। तो विद्युत अपघट किसे कहेंगे? तो सीधा सीधा पता हम क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो विलयन अवस्था में या गलत अवस्था में, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वे पदार्थ जो या तो कौन सी अवस्था में, विलयन अवस्था में, या फिर हम क्या कह सकते हैं, गलत अवस्था में, या तो विलयन अवस्था में या तो गलत अवस्था में, किसके माध्यम से? आयनों के माध्यम से। आयनों के माध्यम से किसका प्रवाह करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं जो गलत अवस्था में या फिर विलयन अवस्था में विद्युत धारा जिनमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कह देंगे। अब आप कहेंगे सर विद्युत अपघट्य के तो हमने प्रकार भी देखे। तो भैया तो बता रहा हूं मैं भी, काहे इतना घबरा रहे हो? तो मैं अगर आपसे कहता हूं तो ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो पहला हो जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो पहले क्या कह दे रहा हूं? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो अब आपसे पूछा जाए कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे प्रबल मतलब प्रबल, जो चीज प्रबल है, तो जो पूर्णतः विलयन अवस्था या गलत अवस्था में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो जो आयनों में क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल के तौर की अगर बात कर लें तो आप कहेंगे सर HCl, मैं कहूँगा जी हाँ, और इसके अलावा? तो आप कहेंगे सर जी HCl के अलावा HNO3, ठीक है भैया, और कुछ? आप कह देंगे सर जी H2SO4,
अगर मैं पूछ लूँ ये आयनों में किस तरीके से टूटेंगे, तो बिल्कुल फ़र्ज़ है हमारा बताने का और आपका सुनने का, क्योंकि चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम HCl की बात करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पूर्णतः ही टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये बताओ HNO3 कैसे टूटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कैसे, H पॉजिटिव और NO3 पर एक नेगेटिव। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि H2SO4 को आप तोड़ के बताइए, तो H पॉजिटिव प्लस SO4 पर 2 नेगेटिव। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो ये पूर्णतः आयनों में टूट रहे हैं, तो इसके आधार पे हम इन्हें क्या कह रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। अब बात ये कर लूँ कि दुर्बल किन्हें कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अगर मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, बताइए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य भी इसी तरीके से हैं कि वो टूट जा रहे थे और यह क्या कह देंगे, पूर्णतः अपघटित ना होंगे। अब जब ये पूर्णतः अपघटित ना होंगे तो भाई आयनों में भी नहीं टूटेंगे, या फिर बोल सकते हैं आयनों में नहीं टूटेंगे। और जब ये आयनों में नहीं टूटेंगे तो इसके आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एग्जाम्पल ही तो लेना है। तो एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला HCOOH। जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा तो आयनों में, लेकिन उतने ज़्यादा आयन नहीं देगा या उतने जल्दी नहीं देगा जितने जल्दी आपको HCl दे रहे थे, HNO3 दे रहे थे, या कोई और अदर सब्सटेंस आपको आयनों में टूटने के बाद ये सारी चीज़ें दे रहा था। तो इतनी चीज़ें तो आप समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि अगर चीज़ें सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे अगर हम जैसे ही बढ़ें दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात, तो आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं कि अब समझ लेते हैं जो चालक है। तो जब चालक मतलब जिनमें हमें क्या करें कि एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे थे या फिर बोल रहे थे जिनमें विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाए। अब हमने अपघट्य भी देख लिए, वो भी देख ली। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स का तो प्रवाह किस में होता है, तो तुरंत आपके मन में एक बात आएगी, सर इलेक्ट्रॉन्स का तो प्रवाह होता है धातुओं में। बोलिए भाई, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो धातु रहने वाली हैं, जो मेटल्स रहने वाले हैं, इन्हें किस आधार पे हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे। तो इनमें भी जो मेन है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर इनमें जो मेन है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपसे पूछ लिया जाए धातुएं किन्हें कहते हैं, चालक तो करना है या चालन करवाना है, तो धातुएं उन्हें कहेंगे, ध्यान से सुनना, धातुएं उन्हें कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्रवाहित कर दें। अब कैसे, तो और भी डेफिनेशन दी जाती है, वो किस लैंग्वेज पे मैं अगर बताऊं तो क्या कहेंगे, बेतत्व या फिर परमाणु अणु आयन या फिर बेतत्व ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको सिर्फ तत्व की ही बात करनी है तो बेतत्व, बेतत्व बेतत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं क्या कह रहा हूं, बेतत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं,
ध्यान सुनिएगा, बे तत्व जो समान रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है परंतु अधातुओं में नहीं। अब आप कहेंगे सर अधातु, तो अधातु भी सुन लीजिए भाई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की अगर बात करूं तो इसके जस्ट अपोजिट इसकी डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो आप क्या कहेंगे, बे तत्व जो समान रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु। तो सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऋणायन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋणायन बनाएंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, अधातु। अब इनके उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पे कर ले रहे हैं। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है सोडियम। क्या है, सोडियम। आप कहेंगे जी सर परमाणु क्रमांक 11 होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 त्यागेगा। अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम त्यागिए तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कुछ इस तरीके से। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स त्याग के हैं तो त्यागने के बाद भैया ये क्या बन जाते हैं, मेटल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मेटल्स। अब मैं इसी में चर्चा कर लूँ अगर नॉन मेटल्स की। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो सुनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेता हूँ और जैसे ही मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ, आप कहेंगे एटम के नंबर 8 है सर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसी की जगह मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो इसको आप गेन करवाइए तो ये भाई साहब सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 1। और 1 गेन करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, अधातु। तो इन दोनों में प्रॉपर्टी क्या है कि ये भैया विद्युत से मतलब ना है। इन्होंने कहा जो तुम्हारा काम है करो, हमें दुनियादारी से लेना देना नहीं है, हम नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते हैं भाई हम करेंगे। कौन, हमारे सोडियम और मैग्नीशियम। ये कहते हैं हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली। तो क्या कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ट्रांसफर कर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसी प्रबल में बात हुई थी, प्रबल क्या कह रहे थे, हम तो इजीली आयंस को ट्रांसफर कर लेंगे, और दुर्बल क्या कह रहे थे, हम भैया नहीं कर पाएंगे। इसी के आधार पर जो चालक होते हैं, क्या होते हैं, चालक। चालक कौन होते हैं, तो चालक होते हैं। चालक जिनको कहा जाए तो कंडक्टर बोल सकते हैं। अब कहेंगे हाँ सर मैंने तो देखा है कंडक्टर को। भाई वो वाला कंडक्टर नहीं, आपकी बस का। यहाँ जो कंडक्टर है वो आपकी फ्यूज उड़ा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो धातुओं के आधार पर अगर हम चालक की बात करें तो कौन से चालक हो जाएंगे, धात्विक चालक। धातुओं के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कौन से चालक हो जाएंगे, धात्विक चालक। अब कहा जाए तो या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। अब ये जो भाई जो मेटेलिक कंडक्टर हैं ये किस काम में आते हैं, किस तरीके से, तो समझिएगा तसल्ली से। तो अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो बे जो, ध्यान सुनना, धातुओं में या बे चालक पदार्थ जिनमें धातुओं के माध्यम से या जिनमें धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बे चालक पदार्थ जो धातु हों, पहली बात तो क्या हो, धातु, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से हो, क्या कहलाएंगे, धातु चालक। या ऐसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है, क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक। कई डेफिनेशन है, आपको जो सुइटेबल लगे आप अपने आधार पर बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कहें या जो मेरे माध्यम से बताया जाए, बस ये है कि उसका सार एक ही निकलना चाहिए। पता चला सार अलग निकल रहा है, आप कहें सर आप ही ने तो कहा था कि जो बनाना है वो बनाइए, वो नहीं। तो क्या कहेंगे, बे चालक पदार्थ
जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहेंगे, वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब सर कुछ और भी तो है इसमें, तो इसमें एक और सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिसको हम कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ये कैसे वर्क करेगा, ध्यान से सुनना। तो देखो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या कह देंगे, वे चालक पदार्थ, वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। के माध्यम से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी कि विद्युत अपघटनी चालक किन्हें कहते हैं और धात्विक चालक किन्हें कहते हैं। और जब ये चीजें आपको समझ में आए तो आपको देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि नोटबुक के साथ में आप पेन लेके बैठिए और जो मैं चीज़ें बता रहा हूं जरूर नहीं है पूरा पूरा आप नोट कीजिए, आप बेसिक सा नोट कर सकते हैं, उसमें हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल के चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान तो रहेगा पढ़ा क्या क्या है। आपने फ़ोन को देखा, भाई पढ़ लिया 2x की स्पीड में, कुछ ना होने वाला है। पढ़िए आप 2x की स्पीड में, लेकिन प्रयास क्या करना है कि सामने कॉपी और पेन जरूरी हो। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपकी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा प्रयास करना कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमको जो जितना हमने बेसिक पढ़ना था उतना हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। और जब नहीं है तो आपने अक्सर देखा होगा किसको, आप कहेंगे सर देखा तो हमने सबको है। अरे भाई तो सबको ठीक है, किसको देखा होगा, सेल को। सेल जिसको आप सेल, मैं तो सेल ही कहता हूँ, और कुछ लोग अलग अलग, जैसे अक्सर आपने सुना होगा एक सेल आता है एवरीडे का, जो सेल आता है ब्लू कलर का जिस पर लिखा रहता है, ड्यूरा सेल के, मतलब कई टाइप के सेल आते हैं। अब इनका यूज़ किस तरीके से कैसे करना है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अर्ध सेल, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्ध सेल, या जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अर्ध सेल, या इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस तरीके से वर्क करता है समझना है। तो हमें क्या करना है, देखिए जो हमने धात्विक चालक लिए तो विद्युत अपघटनी चालक लिए तो दोनों को लेना है। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को, जो हमने विलयन लेना है वो काय का लेना है, विद्युत अपघट्य का। तो हम क्या कहने वाले हैं कि जो विलयन रहेगा वो काय का रहेगा, विद्युत अपघट्य का। तो कहेंगे विद्युत अपघट्य के विलयन में, जो विलयन है वो काय का है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में हमें क्या करना है, एक धातु की छड़ प्रवाहित करना है। और जैसे ही हम इसमें एक धातु की छड़ प्रवाहित करेंगे तो जो युक्ति बनेगी, जो युक्ति बनेगी उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड या फिर अर्धसेल कहेंगे। ध्यान समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं,
जो युक्ति बनेगी, हमने क्या किया, एक विलयन ले लिया, उसमें एक धातु की छड़ डाल ली, तो इस प्रकार जो युक्ति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्धशैल या इलेक्ट्रोड। अब आपको तो पता है, मैं अगर आपसे कहूं कि एक का निर्माण कैसे होता है और आपके पास क्या है, आपके पास आधा है, आप कहेंगे सर हमको तो पता है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे। तो आप कहेंगे सर हम तुरंत जोड़ देंगे, कितना, आधा और। तो जब आधा और जोड़ देंगे तो काय का निर्माण हो जाएगा, एक का। तो यहाँ पे आपको दिख रही है अर्धशैल और आपको बनाना क्या है, सेल। तो आप भी कहेंगे सर आपने तो मजा कर दिया बिल्कुल। तो वो मजा कैसे, समझना। तो हम क्या कहेंगे, जब दो अर्धशैलों को परस्पर संयोजित किया जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, जब दो अर्धशैलों को परस्पर संयोजित किया जाता है, और जब दो अर्धशैलों को परस्पर संयोजित किया जाता है तो जो युक्ति बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, सेल किसे कहते हैं। अब ये जो सेल में जब दो युक्ति बनेंगी तो कुछ दो चीजें तो जुड़ेंगी, और वो कौन सी दो चीजें हैं, तो इलेक्ट्रोड के रूप में दो चीजें होती हैं। कौन कौन, एक होता है कैथोड और एक क्या होता है, एनोड। तो जो कैथोड के रूप में है, ध्यान सुनिएगा, जो किसके रूप में है, कैथोड के रूप में। तो जो कैथोड के रूप में है, अगर मैं आपसे कहूँ बताइए कौन है और कौन है, तो आप कहेंगे सर डाउन है, डाउन है। ठीक है भाई, समझना। तो ये जो कैथोड है, यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। जो कैथोड वाली छड़ रहेगी यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। और ये जो अपचयन जब होगा तो इसमें हम कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला टर्मिनल यूज करेंगे। अब मैं बात करूं एनोड की, तो कुछ लोग समझदार कहेंगे सर अब तो हम बता ही देंगे। तो वही मैं समझदारी आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की समझदारी आप में आती रहे और चीज़ें आप बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से करते रहें। तो जब एनोड की मैं बात कहूं तो जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जहाँ क्या होता है, और जहां ऑक्सीकरण होता है तो वहां क्या होगा, एनोड होगा। मतलब एनोड की जो छड़ रहेगी वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। और जब ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे सर अगर एक में प्लस आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो दूसरे में क्या आएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर दूसरे में आएगा माइनस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ना होगी। ये जो अर्ध सेल के माध्यम से सेल बनना है वो दो चीज़ें को मिला के बनाया जाएगा, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो आपने देखो जो सेल रहता है एक पॉइंट पे पॉजिटिव लिखा रहता है और एक पे नेगेटिव लिखा रहता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमने जो हाई स्कूल में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, अब आप कहेंगे सर कौन सी। तो मैं आपको अगर ध्यान दिला दूँ, आपने देखा था ओम का नियम। काय का नियम, ओम का नियम। और जो ओम का नियम है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप कहेंगे सर वो हमको आता भी है। तो ये जो वैज्ञानिक थे जर्मनी के थे, नियम काहे का नियम है, ओम का नियम। तो जो ओम का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास क्या लिए, चालक पदार्थ या चालक तार, और ये जो चालक तार है जिसके सिरों पर इन्होंने कर दिया आरोपित विभवांतर। क्या कर दिया, चालक तार के सिरों पर विभवांतर। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर देंगे तो क्या होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा क्या होने लगती है,
प्रवाहित होने लगती है। और जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती तो इन्होंने फिर अपना नियम दिया। क्या कहा कि जब हम किसी चालक तार के सिरों पर क्या आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोप करते हैं। क्या आरोप करते हैं, विभवांतर। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ध्यान से सुनना, जब किसी चालक तार के सिरों पर हम क्या करें, विभवांतर प्रवाहित करें, वोल्टेज लगाएं, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगी, तो जो धारा प्रवाहित होगी वो भैया एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती। अब जो इसी को हम काय का नियम कहते हैं, ओम का नियम। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम के नियम में है क्या कि आप हटाइए इसको, तो जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कौन है, तो वो कांस्टेंट है आर। समझ में बात आ गई कि नहीं है? वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कौन है, आर है। तो वो जो कांस्टेंट है आर। अब जो आर है ये इसको कहते क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो ठीक है। ये जो ओम का नियम आया, ध्यान से सुनते जाइएगा, चीज़ें इतनी अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि आपको दिक्कत ना होने वाली है। तो इनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो जो ग्राफ खींचता है वो किस तरीके से खींचता है, इस तरीके से। और ये जो ग्राफ खींचा जाता है वो किसके लिए खींचा जाता है, V और I, मतलब वोल्टेज और धारा के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम V की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर V की वैल्यू घटा रहे हैं तो I की वैल्यू भी घटने वाली। तो इसके मध्य जो हम ग्राफ खींचेंगे, इस प्रकार से जो परिपथ बनेंगे, उन परिपथ को हम क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ कहेंगे, ओमीय। और R इक्वल क्या आ जाता है, V अपॉन I। अगर हम यहाँ से R की चर्चा करने का प्रयास करें तो क्या आ जाएगा, V अपॉन I। तो कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? अब ये जो ओम का नियम है, इसके आधार पर हमने क्या देख लिया, प्रतिरोध। तो बात फिर वही आ जाती है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। आप तुरंत कहेंगे सर मैं बताता हूँ। देख लें भाई, ये ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं प्रतिरोध की चर्चा करूँ, प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो प्रतिरोध है आपका, तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? तो पहले R इक्वल आपने क्या देख लिया है, V अपॉन I। तो आप इसी के आधार पर सीधा बता सकते हैं क्या, कि ध्यान सुनिएगा, क्या कि हाँ, तो V मतलब क्या है, वोल्टेज व धारा के अनुपात को, क्या कहेंगे, वोल्टेज व धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। या फिर जो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं, किया जाता है, तो वो क्या है कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। या वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बातें क्लियर हो गई कि ना होगी? तो मैं क्या कह रहा हूँ, वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, या जो बाधा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। फिर मात्रक की चर्चा होने लगती है, तो मात्रक भी दो प्रकार से हम बता ही सकते हैं। कैसे? एक इसका जो खुद का होता है, और दूसरा जो ड्राइव कहते हैं। V मतलब क्या होता है, वोल्टेज, तो इसको क्या कहते हैं, वोल्ट। और I का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है? या वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा भैया सबसे चर्चित है ओम। क्या है, ओम। कुछ ऐसा। आप कहेंगे सर प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम का तो नियम था। तो भैया यही तो चलता है आजकल, हमने नियम दिया हमारा नाम चलेगा, तुमने नियम दिया, कल के दिन कोई गोरा लड़का नियम दे दे, कोई पगला दे दे तो पगला हो जाएगा, कोई तरह तरीके के हैं तो वो रख देगा कि भाई हाँ इसका मात्रक आज से पगला होता है।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे आई होप, मेरे को लग रहा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या किया जाता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो रहता है वो कुछ कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो क्या करेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित ध्यान से सुनिएगा, चीजें थोड़ी सी गलत होंगी, दिक्कत हो जाएगी। प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं इसको, अफेक्टिंग फैक्टर्स, सम अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस। ध्यान सुनिए, तो सम अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करने का प्रयास करूं तो सबसे पहले जो चर्चा आती है वो किस में आ जाती है, तो आप कह देंगे सर सबसे पहले आ जाती है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर। तो ये कैसे अफेक्टेड करता है, तो ये जो होता है चालक तार की लंबाई, ये प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यह है प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अब जब यह प्रतिरोध के समानुपाती होती है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर जी जो R रहेगा वो समानुपाती रहेगा L के। मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि V समानुपाती काहे के हो रहा था, I के। मतलब जैसे V की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो काय की वैल्यू बढ़ रही थी, I की वैल्यू बढ़ रही थी। ठीक इसी तरीके से जब हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो काय की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे ही हम R की वैल्यू घटाएंगे तो L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आपसे कहें कि चालक तार की लंबाई तो हो गई है, अब चालक तार के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो चालक तार के क्षेत्रफल पर, तो अब चालक तार के क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से। तो यह जो रहता है चालक तार का जो क्षेत्रफल रहता है, यह है जो प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी तो इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। मतलब R जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मीन्स अगर आप R की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो A की वैल्यू घटेगी, अगर R की वैल्यू घटा रहे हैं तो A की वैल्यू बढ़ेगी। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। अब जो लास्ट टर्म आता है वो क्या आता है, तो वो आता है ताप, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर का, टेम्परेचर, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर रहता है ये कैसे अफेक्टेड करता है, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि भाई जो चालक तार का अगर हम ताप का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जो प्रतिरोध रहेगा, जो प्रतिरोध रहेगा इसके मान में भी क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर इसके मान को घटा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब क्या है, यह भी इसके समानुपाती होता है। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें इतनी समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, और टाइम भी लगभग 45 मिनट के करीब होने वाला है वीडियो में, तो आई होप इतना सफिशियंट है एक लेक्चर में। और इतनी ही बड़ी बड़ी या फिर छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए रहने वाली हैं, जिससे आपको चीज़ें भी क्लियर हो जाएं और ज़्यादा आपको दिक्कत भी ना हो कि लंबी क्लास है सारी चीज़ें, कि बहुत छोटी क्लास है या बहुत लंबी। नॉर्मल मॉडरेट रहने वाली हैं चीज़ें। तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आई हैं तो
प्रयास यही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है कि भाई देखिए, अगर मज़ा आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचती रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर एश को लर्निंग। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।